बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात नहीं होंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या अपोजिशन एक बार फिर सड़कों पर होगी, एहतजाज होगा और हुकूमत उस एहतजाज को रोकने की कोशिश करेगी, या कहीं ना कहीं मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं? हुकूमत को क्या गलतफहमी है, क्या खुशफहमी है और अपोजिशन चाहती क्या है? इसका भी फैसला हो जाना चाहिए कि मुज़ाकरात में संजीदा कौन नहीं है, क्योंकि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हुकूमत ये समझती है कि पीटीआई राह फरार अख्तियार कर रही है, जबकि पीटीआई ये कहती है कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है और जो जुडिशल कमीशन के बारे में हमने डेडलाइन दी थी उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आखिर इस राह में रुकावट कौन है? क्या हुकूमत पर अपोजिशन को कोई एतमाद नहीं है जिसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे? और अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो सियासी बहरान कैसे ख़त्म होगा? बाद तजियाकार ये समझते हैं कि पीटीआई को भी यही सियासत, यही जारहाना सियासत जो है सूट करती है। अगर वो मुज़ाकरात के नतीजे में मामलात हल कर लेते हैं तो हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी और अपोजिशन को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना होगा। लेकिन अगर हुकूमत जो है मुज़ाकरात चाहती है और अपोजिशन नहीं चाहती तो फिर ज़बरदस्ती मुज़ाकरात कैसे करवाए जा सकते हैं? दूसरी तरफ हुकूमत ने पीका आर्डिनेंस में तरमीम को मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली ने यह मंजूरी की और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं और फेक न्यूज़ का जो बाजार गर्म है, इसका रास्ता रोकने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने इसे जो है मुस्तरद कर दिया और एहतजाज करने का ऐलान किया है। क्या सहाफ़ती तंजीमों को, मीडिया हाउसेस को और मीडिया अरकान को एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं था कि हुकूमत को अब एहतजाज का सामना करना पड़ेगा? हुकूमत जब ऐसे फैसले करती है तो इतनी जल्दबाजी में ये फैसले क्यों किए जाते हैं? अगरचे ये बात अपनी जगह पर हकीकत है कि मुल्क में फेक न्यूज़ का इस वक्त हर तरफ चर्चा है। फेक न्यूज़ के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। प्रोपेगेंडे के नतीजे में न सिर्फ सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है बल्कि मुल्क की मैशत को खतरात लाक होते हैं। लेकिन उसको रोकने का तरीकाकार क्या होना चाहिए? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं किए जा सकते? इसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और साथ ही साथ देखेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन आने वाले दिनों में ये लड़ाई बढ़ेगी या इस लड़ाई में कम होने के कोई इम्कानात भी हो सकते हैं। पीटीआई अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। वो मुज़ाकरात कैसे होंगे? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई कि हुकूमत और अपोजिशन ने ही मुज़ाकरात करने हैं, सियासी मामलात सियासी जमातों ने हल करने हैं। एस्टैब्लिशमेंट का इन मुज़ाकरात के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इसार राणा साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार है। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से पूछेंगे कि मुल्क की सियासत किस तरफ जाती हुई दिखाई देती है। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब, सीनियर तजियाकार हैं, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इसार राणा साहब। हफीजुल्लाह न्याई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगा आपसे हो। पीटीआई मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहती? आपको क्या लगता है अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? ये सारा बहरान टलेगा कैसे? मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई इतनी संजीदा बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो अपनी मनतकी अंजाम तक पहुँचेंगे कि जिन लोगों ने इनको दोनों हुकूमत को और पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया है या जिनके इशारे आबरू पर ये बैठे हैं, उन्होंने रहनुमा सूर भी साथ ही मुतय्यन कर दिए होंगे उसके मुज़ाकरात के। अब इमरान खान साहब जिन्होंने ये मुज़ाकरात, कोई हुकूमत उनने उनमें कोई दबाव नहीं दिया, बल्कि हुकूमत ने तो उनके हर दबाव को मुस्तरद किया। जब ये दबाव तो तब था जब ये डी चौक आ रहे थे 3 दफ़ा है, दबाव तो तब था कि जब इन्होंने बेशुमार दफ़ा पे कितने दबाव इन्होंने डाले। मेरा ख्याल है कि पिछले 3 साल में ये कितने धरने दे चुके हैं, कितनी रैलीज़ें कर चुके हैं, कितने लॉकडाउन कर चुके हैं, कितनी हड़तालों की कॉल्स कर चुके हैं, लेकिन सदा बसरा सही हासिल। देखो इमरान खान साहब के पास दबाव के टैक्टिक्स जो हैं वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। उनका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ ये इमरान खान साहब खुद फैसला करना है, लेकिन वो इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने अब कौन सा नया काम करना है कि तरसीलात ज़र, वो तो कहते हैं हमने तो ऑर्डर किया हुआ, हम वापस नहीं लेंगे। तो उनकी तो मादे में तरसीलात ज़र जो है वो भी ट्रिगर हुई है।
उसने भी अपना वो जो भी कर्तव्य दिखाने होंगे या दिखा चुके होंगे, वो पाकिस्तान को जो नफा नुकसान हुआ होगा, हो चुका होगा। देखें, बात यह है कि इन सारों की पोलिटिकल पार्टी की खसूस इमरान खान साहब की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मत भूलें कि इमरान खान साहब की जो ये सियासत है, जो उनका तूती बोलता है, ये उनको विरसे में नहीं मिली। इमरान खान साहब तो दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में उनकी सियासत तो जमीन बोझ थी, चिमटे से उठाने को तैयार नहीं था। वो जो 4 साल लगे वो मुजाहमत की वजह से लगी। अब इमरान खान साहब जरूर सोचते होंगे कि अगर मैंने मुफाहमत की और ऐसी मुफाहमत की जिसमें मेरी सुबकी हो जाए या मैं कंप्रोमाइज नजर आऊं, या ये जो कहने को तो जुडिशियल कमीशन ये घुंगलियों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है, ये बात मान ली जाएगी कि बात पहली मानी हुई है, उसके बाद मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो कैदी भी है रिहा हो जाएंगे, इमरान खान साहब को भी कोई रिस्पेक्टेबल तरीके से जेल से बाहर किसी का रख दिया जाएगा, फिर उनको कुछ पाबंदियां लगेगी। अब उनके जहन में आता है कि अगर ये पाबंदियां लोगों को पता चलेगा जिनका अभी सामने नहीं आ रहा, तो ये ना हो कि मेरे लोग जो मेरे साथ बड़े जेलू हुए हैं वो पहले भी तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है उसे नाला है उनके वर्कर्स, वो हर दफा कहते हैं कि उनके साथ हाथ हो गया, हर दफा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लीडर उनको बेवकूफ़ बना के चले गए। तो इमरान खान साहब बड़े मकसद में है, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ किसी दिन अच्छा होता था, किसी बुरा होता था, लगता था खत्म हो रहे हैं, लेकिन अमलन तब भी सारे लोगों का यही ख्याल था कि ये बिल्कुल अपना जहाँ पहुँचे तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड होगी, फजल रहमान साहब भी ऑन बोर्ड होंगे, हुकूमत भी ऑन बोर्ड होगी, बिलावल साहब भी। बैन ही इन मुज़ाकरात के ऊपर सारे ऑन बोर्ड है, सब कुछ तय है, लेकिन एक तरीके से पहुँचेंगे और कुछ शायद उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत इमरान खान साहब की कुछ बातें ना मानी जा रही हों, तो उन्होंने कहा कि चलो यार मानी भी नहीं जा रही तो क्या फ़ायदा मुज़ाकरात का। लेकिन अमला मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात भी करेगी और सिस्टम का हिस्सा भी रहेगी और बाकी ज़िंदगी अल्लाह मियाँ की याद में हंसी खुशी बसर करेगी। इस सारा साहब मामलात इतने ही सादा होंगे कि मामलात सारे तय पा जाएंगे, और अगर मुफाहमत होती है इमरान खान साहब हासिल क्या कर पाएंगे? मुफाहमत के अलावा इमरान खान साहब के पास रास्ता क्या है? डाले और जिनको सजाएं हो गई, और ये तो आगे जाके जब तारीख बोलेगी तो पता चलेगा उन सजाओं के पीछे क्या हुआ या कैसे हुआ, लेकिन अगर बचा ले तो कोई इतना छोटा सौदा नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि ऐसा बड़े भाई हैं मेरे, मैं इनका एहतराम करता हूँ, मैंने सामने आवा किसी दिन मैनू लालू भी देंगे कभी, मैं तो डरदा, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान को इतना चूचा काका है कि वो इस तरह करके अपनी सारी सियासत का ही बेड़ा गर्क कर लेगा, ठीक है ना, और वो हाथ झाड़ के घर जाके बैठ जाएगा, दाढ़ी रख लेगा और तस्बीह पकड़ लेगा और जानमाज पे बैठ जाएगा। अब पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में से इमरान खान को माइनस करना मुमकिन ही नहीं है। जिन लोगों ने ये ख्वाहिश की इमरान खान को माइनस करने की, आज नवाज शरीफ माइनस हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में, कहीं उनका कोई वजूद नहीं है। जरदारी ने ख्वाहिश की, जरदारी का कोई वजूद नहीं है इस पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। जहांगीर तरीन का कोई पॉलिटिकल सिस्टम में वजूद नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि अब इमरान खान को आप इस पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकाल दें। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर पाकिस्तान का सियासी इस्तेकाम चाहते हैं, मुफाहमत नहीं करेंगे इमरान खान सब तो करेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? देखें, इसमें इमरान खान की भी सर्वाइवल मुफाहमत में है और इस पॉलिटिकल सिस्टम की सर्वाइवल भी मुफाहमत में है। इमरान खान अगर इसी तरह रहा और ये ऐसे रहा तो ये कभी भी सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि सियासी इस्तेकाम आ जाए। और अगर कोई हम ये समझते हैं ना कि इमरान खान के पास अब तीर खत्म हो गए हैं, तो उसको तो एक ट्वीट के ऊपर रोला पड़ जाता है। आप तो छोड़ दें, बाकी हरबों को तो छोड़ दें, उसके वो एक ट्वीट पर रोला पड़ जाता है। और अगर उसके हाथ में कुछ नहीं है तो राना सलाहुल्लाह क्यों कह रहे हैं बार बार कि हम उसे कह रहे हैं तू बनी गाला चला जा, इधर चला जा, उधर चला जा। वो अपनी सियासत को कभी तबाह नहीं करेगा, लेकिन वो उन बच्चों के लिए जो जुर्म ना करदा जुर्म की सजा पा रहे हैं, उनके बचत के लिए, उनके फ्यूचर की बका के लिए अगर उसे कहीं झुकना पड़े तो मैं समझता हूं कि ये बड़ेपन का मुजाहरा होगा, उसे कर देना चाहिए। लेकिन राणा साहब, अगर लोग रिहा हो जाते हैं, हुकूमत चलती रहती है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है, इमरान खान साहब की सजाएं ख़त्म नहीं होती, पार्टी ऐसे ही ज़ेर एताब रहती है, तो फिर पीटीआई क्या गेन करेगी?
नहीं, ऐसे थोड़ी होगा कि इमरान खान अंदर ही रहे, पीटीआई गेन कुछ ना करे, ये हुकूमत चलती रहे। तो ये हुकूमत चला ले, फिर इनको किस चीज़ की परवाह है? फिर तो इन्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए ना कि अगर इनकी हुकूमत चल जानी है इमरान खान को वहाँ बिठा के तो चला लें। फिर किस लिए ये सारा कुछ हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इमरान खान के बगैर ये नहीं चल पा रहे। उसे किसी तरह मना लें, किसी तरह इस सिस्टम का हिस्सा बना लें, इंतखाबात के ऊपर बात हो जाए कि जी चले इतने अरसे बात करा लेते हैं, यूं करा लेते, कोई ना कोई ऐसा बीच में कोई ना कोई रास्ता निकल आए। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हम इमरान खान को तून के वर रखेंगे 200-250 मुकदमात बना के और हम हुकूमत भी आसानी से कर लेंगे, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है राणा साहब, मैं एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करूं, वापस आते हैं। हफीजुल न्याय साहब से यही पूछते हैं कि क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो है वो ऑफर किए जा सकते हैं पीटीआई को, या पीटीआई को राजी करने के लिए क्या कुछ दिया जा सकता है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हफीजुल न्याय साहब, क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? इमरान खान साहब अगर कुछ हासिल कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? महज कारकुनों की रिहाई पे इमरान खान साहब मुतमिन होंगे? अगर वो बनी गाला जाके बैठ जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमात रहते हैं, नज़रबंद रहते हैं, उन्हें आज़ादाना जलसे नहीं करने दिए जाते, तो फिर पीटीआई क्या हासिल कर पाएगी? देखें जी, मैं इसरार बड़ा माशाल्लाह एक ज़रखेज़ ज़हन का जो है तजिया करते हैं और मैं इनके यूट्यूब प्रोग्राम भी बड़े शौक से देखता हूँ। देखें, जो मैं तो जो कुछ करता हूँ, जो कुछ तजिया आपके सामने पेश कर रहा हूँ या जो कुछ करना है, मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल भी नहीं है, ना मैं जायज़ा निकालता हूँ। पाकिस्तान की 7 दहाइयाँ हैं और वो मेरे सामने हैं, उसके उतार चढ़ाव, और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पॉपुलर लीडर जो है पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस सूरत हाल से 2-4 नहीं है। कई तरीके से राना साहब उसमें शामिल नहीं है, आप शामिल नहीं है, मैं शामिल नहीं हूँ, क्योंकि हमारा एक कमा कोई कुछ ना कुछ इसके अंदर हमारी एक नज़र हम झांके हुए हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज तरीके साहब का जो 80-90 बहुत बड़ी तादाद जो है, जो अक्सरियत है, वो पहली दफ़ा एक सियासी तौर पर उनके अंदर एक अवेयरनेस है, वो देख रहे हैं। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब ने ही 14 अगस्त को आज़ाद कराया है और ये 2-4 साल पहले आई है 14 अगस्त, और वही पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है। मैं सिर्फ ये देखें, आज देख लें तहरीक इंसाफ है ना बाहर, इमरान खान साहब अब से इससे ज़्यादा कितने पॉपुलर होंगे और दुगने हो जाएंगे। लेकिन क्या फ़ायदा? इससे बड़ी सियासत नवाज शरीफ साहब के पास भी थी 2018 में, कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं आ रहे थे, कभी नहीं आ रहे थे। इससे पहले भुट्टो साहब के पास थी। मेरा ख्याल है भुट्टो साहब की सियासत का तो मैं खुद उनको नाक़िद था, और हम बिल्कुल ही जिसको कहना चाहिए कि यूनिफॉर्म के अंदर वहाँ पे 70s में सड़कों पे थे। बहुत बड़ी सियासत थी और उस पर उतराते भी रहे। अपनी किताब इफ आई एम असैसिनेटेड में लिखा कोई मुमकिन ही नहीं है कि पूरी खलके तो खुदा मेरे पे साथ है, तो जलुजाल हक साहब मुझे जो ये फांसी है बिल्कुल ऐसे ड्रावा दे रहा है। देखिए, इस मुल्क के अंदर एक बात है, वो तयशुदा रहनुमा असूल है कि एस्टेब्लिशमेंट को गाली दे के, एस्टेब्लिशमेंट लड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। खुशफहमी में रह सकते हैं कि ये इदारे के अंदर बगावत हो जाएगी, मुझे ले आएंगी, इधर मंसूर अली शाह साहब हाल उठाएंगे, उधर मुझे वज़ीर आज़म बना देंगे, इधर 20 जनवरी को ट्रंप साहब ने हाल उठाना, उधर मैं आ जाऊंगा। ये ट्रंप की वजह से मुज़ाकरात हो रही है। आप सारी चीज़ों को, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जिनके पास अल्लाह ने बेशुमार सलाहियतें दी हैं, लेकिन वो सियासी हिकमत अमली, सियासी जो एक फ़हम फरासत है, वो उससे बिल्कुल तय दामन है, बिल्कुल के पास नहीं है। ये उनकी फील्ड ही नहीं है और उनका एक और फील्ड है, एक और बहस है। चुनाचे वो कोई हिकमत अमली नहीं बना पा रहे। पार्टी नवाज शरीफ साहब की तरह, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की तरह, सारी की सारी उनकी एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़ा इस्तबदाद में है। और इमरान खान साहब के पास मजबूरी है कि जो पब्लिक है उस तक, जो उनकी रायामा जो उनके हक में है, उन तक पहुंचना जो है वो उनके बस की बात नहीं, पार्टी के थ्रू है। अमलन इमरान खान साहब जो है उनको इस बात का इदराक हो गया, जो चीज़ वो नहीं कर सक रहे कि इस माहौल में कि ये जो रायामा है वो किस तरीके से शहबाज शरीफ या बेनज़ीर भुट्टो साहब के पॉपुलैरिटी को किसी न किसी तरीके से बेनज़ीर ने मुफाहमत करके, बातचीत करके और एक ले ली थी, या शहबाज शरीफ ने ले ली थी, जो नवाज शरीफ साहब की सियासत को आगे लेके इक़्तिदार तक पहुँचाया था। इमरान खान साहब को कौन चलाएगा जबकि वो मौजूद नहीं होंगे?
या जिस सूरत में भी, तो ये एक बड़ी एक ऐसी सूरत हाल है कि अनहोनी होगी। ये तहरीक इंसाफ को बजाय इसके कि वो ये ख्वाबों में रहे, उनको ये पता चलना चाहिए, तो इमरान खान की हद तक मैं कहता हूँ कि उनको ये होना चाहिए कि आगे वो क्या अपने लिए करें कि उनको इससे निकले, क्योंकि जिनके पास ताकत है उनका ये फार्मूला पुराने जमाने से जायद है, 7 दहाइयों से, कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। एक वर्स्ट केस सिनेरियो है जो हम 1971 में देखते हैं। तो उसका क्या हुआ कि अगर खुदा ना खासा जो क्या मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है कि वो 1971 वाला, उसके और जहतें थी। अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी हालात कर दे, 1 इंच जमीन के अंदर कोई नहीं अंदर दाखिल हो सकता, क्योंकि कई जमीनी हक़ाइक़ बदल गए। ये और बहस है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और फिर पाकिस्तान टूटा, अल्लाह ना करे। फिर मुजीब का क्या हुआ, क्या उसको बख्श दिया गया था? मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं भी कुछ और लंबी चौड़ी नहीं बात करना चाहता हूं, लेकिन देखो 3-4 साल बाद कभी इसको भी देखा कि वो क्यों मौत के घाट उतारा गया? क्या उससे बदला लिया गया था 16 दिसंबर का? क्या उसकी बेटी से अभी तक वही बदला लिया जा रहा है? क्या इतना गांधी जो मौत मरी थी वो नेचुरल मरी थी? जब वो कहते हैं कि इसके अंदर बैरूनी कुव्वतों का हाथ है, इंदिरा गांधी के जो इंडिया के अंदर रॉ कहती है, तो कौन थे? तो इसलिए ये बातें इसलिए आसान नहीं होती। आप ये मत भूलें कि एस्टेब्लिशमेंट के हाँ कैपिचुलेट करना, शिकस्त करना, एक ही जमीन देना, ये उनके यहाँ सोचा ही नहीं जाता। उनकी किताबें पढ़ लें, 1958 की, 1970 की, 2000-2001 की, जनरल के एमआरएफ की पढ़ लें। तो बारे मैं कबूलियत होती है, ये कबूलियत जी मतलब सबको लिखा हुआ है, सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है और सब कुछ हमारे सामने है। मैं डरता हूं, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकते नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर अकल से काम ना लिया तो अपना भी नुकसान करा बैठेंगे, पार्टी का भी, क्योंकि इन लोगों से इक़्तिदार छीनना या अपना हक लेना, जिनके साथ उनका मुकाबला है, उनका मुकाबला शहबाज शरीफ से नहीं है, उसके लिए वही अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। जब इंसान के पास ये लोहा नहीं ईजाद हुआ था, तो जिस तरीके जिस दिमाग से इंसान शेर का शिकार कर लिया करता था आज से हजारों साल पहले, वही अक्ल इस वक्त चाहिए होती है कि बगैर हथियार के आप इन लोगों के साथ कैसे मामला करेंगे और कितनी कुर्बानी देंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब को अपनी कुर्बानी दिए बगैर उनके लिए रास्ता न आगे तलाश करना मुमकिन नहीं है, उनके रास्ते मसदूद हैं। बिल्कुल ठीक है। इसार राणा साहब, मकबूलियत आपके पास हो, कबूलियत ना हो, आप इक़्तिदार में ना आएँ, आप ज़ेर अताब रहें, मुकदमात का सामना करते रहें, तो ऐसी मकबूलियत को आप रेलेवेंट कैसे समझते हैं? क्योंकि सियासतदान का काम तो होता है इक़्तिदार तक पहुंचना, हुकूमत हासिल करना। अगर सियासतदान मकबूल भी हो लेकिन वो कहीं रेलेवेंट ना रहे, हुकूमत साजी में उसका हिस्सा ना हो, हुकूमत के लिए कोई दबाव ना रखता हो, हुकूमत उसके किसी एहतिजाज के नतीजे में रुखसत ना हो, तो उस मकबूलियत को क्या करना है? ये बात ठीक है कि मकबूलियत और कबूलियत जो है, मकबूलियत और कबूलियत ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मकबूलियत हो और कबूलियत भी हो, लेकिन फजूलियत तो नहीं होनी चाहिए ना। आप मतलब कबूलियत में भी थोड़ा सा तो ख्याल रखें ना कि फजूलियत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आप मतलब ठीक है जो हफीज़ भाई कह रहे हैं कि जिसकी लाठी है वो कहता है कि भैंस मेरी अपनी होनी चाहिए, और वो भैंस जो है जब चाहे उसे चारा मिले, जब चाहे उससे दूध निकाल लें, लेकिन इसके बावजूद भैंस कोई हट्टी कट्टी कोई करैक्टर वाली तो होनी चाहिए कि हम उठा के भैंस कोई सी भी कह दें कि बस अब इसे सब कुछ लेना है, तो फिर वो भैंस दूध नहीं दे सकती आपको। अगर आपने अपने घर का निज़ाम चलाना है तो भैंस तो कम से कम ऐसी रखें जो दूध सही तरह दे सके, तो फायदा क्या? अगर नहीं तो फिर दूसरी बात यह कि बिल्कुल ठीक है कि तो 1947 से शुरू हो जाए, 71 से क्या तो, लेकिन ये कब तक हम इस तरह करेंगे? पाकिस्तान कर्जों की दलदल में डूब नहीं गया, डूब चुका है। बैनुल अक़वामी तौर पे हमारी साख आपके सामने है कि हमारा वज़ीर दाखिला एक बंदे से जाके मिलता है, सेनेटर से, वो निकलते गेट से बाहर नहीं निकलता, वो एक ट्वीट दाग देता है जिससे हमारी जगह सही होती है कि अभी तो मिल के आए। हम कुछ तो करें ना ऐसा कि भाई ठीक है चले ऐसे ही रखें, लेकिन इसकी कोई शक्ल तो बेहतर कर लें। और दूसरी बात यह कि देखें
अब मैं तो अब यही कहूँगा कि जब इमरान खान बाहर आए, मैं अगर कभी मुझे मौका मिला, हमें तो खैर मौका ही नहीं मिलता इक़्तिदार में, जब लोग आ जाते हैं तो हमें को फटकते नहीं, मैं उन्हें हाथ जोड़ के कहूँ खुदा का वास्ता हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से मशवरे ले लिया कर, को थोड़ी बेहतरी हो जाए तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर ये आपको बेहतर गाइडलाइन दे सकते हैं। लेकिन असल चीज ये है कि मैं फिर आपको कह दूं, लेकिन इक़्तिदार में आने से पहले वो मशवरे ले लेते थे, इक़्तिदार में आने के बाद नहीं लेते। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा वहां तक पहुंचने की कि कोई पहुंच के उन्हें कोई बात मैं कह सकूं। लेकिन इसके बावजूद भाई बात यह कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह आगे बढ़ना है तो ऐसे नहीं बढ़ सकता जैसे हमने हालात पैदा कर दिए हैं ना, कि एक दिन हमें सुकून, आप एक सहाफ़ी हैं और एक अरसे से इतनी अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं, कोई एक दिन हमें सुकून का भी मिलना चाहिए यार। अखबार उठाएं तो कोई अच्छी खबरें नजर आ रही हों, ऊपर से शुरू होते हैं, पीटीआई के फला के यूं हो गया, उस पर मुकदमा हो गया, इमरान खान ने जुर्म कर दिया, बुशा बीबी ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान पे इतना कर्जा बढ़ गया, हमने मजीद इतना कर्जा ले लिया, पाकिस्तान फला जगह ऐसे हो गया। यार हमारे इन तजर्बों ने दिया क्या हमें, इन तजर्बों से हमें मिला क्या आज तक? तो हम अपने तजर्बों से भी नहीं सीख रहे यार। पॉपुलर लीडरशिप ठीक है, आप उसे फांसी भी दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन अवाम का कसूर क्या है भाई कि आप उनको हर बार एक एहसास देते हैं कि भाई तुम्हारी कोई वैल्यू वर्थ नहीं। लेकिन राणा साहब आपको लगता नहीं है, राणा साहब आपको लगता नहीं है हमारे यहाँ पॉपुलैरिटी जो है वो दिमाग खराब कर देती है? जब पॉपुलिज्म का आप शिकार होते हैं फिर आप खुद भी ऐसे ही फैसले करते हैं जिसके नतीजे में सियासी बहरान जो है वो टलते नहीं है, मजीद जन्म लेते हैं। नहीं, सियासतदानों का अलमिया क्या है? सियासतदानों का अलमिया ही ये है कि जब उन्हें ताकत मिलती है तो उनके अंदर सिविल डिक्टेटर एक पैदा हो जाता है, ठीक है ना, और वो फिर लंबी प्लानिंग में चले जाते हैं कि हमें तमाम उम्र के लिए हमने जो है ना फिर इक़्तिदार में रहना है। जिस दिन हमारे सियासतदानों को इस बात का अंदाजा हो गया कि जो बारी उन्हें मिलती है हम उस बारी को अच्छा खेल लें तो बेहतर है, हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम सियासतदानों को कुछ मिलता है। देखें एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, मैं ये समझता हूं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को धरती बराबर जिम्मेदार नहीं समझता किसी चीज का। उसकी रीजन क्या है कि मैंने तो वोट यार शहबाज शरीफ को देना है भाई, मैंने तो वोट इमरान खान को देना है, मैं तो अपना फ्यूचर उनके हवाले करता हूं। आगे से वो हमें बस की सवारियों की तरह, जैसे मैं तो बसों में सफर करता हूं, मुझे पता है कि वैगन में बैठते वो एक स्टॉप पे सबको कहते हैं उतार दो, सारे बेचते ने अगली वैगन ही वाले, हमें आगे तो ना बेचें फिर। ठीक है हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, अभी जो बात हो रही थी कुछ देर पहले कि नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, पीटीआई अक्सर ये बात कहती है इररिलेवेंट हो चुके हैं जी, उनकी सियासत खत्म हो गई है, अब सियासत सिर्फ पीटीआई की है। आपको लगता है ये दो बड़ी सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में भी हैं सियासी वजूद खो चुकी हैं? मेरा ख्याल मैं पीएस पार्टी के बारे में तो नहीं कहता हूं, लेकिन मुस्लिम नून के बारे में सियासी वजूद खोना एक अमल है, इररिलेवेंट होना दूसरा अमल है। तो इररिलेवेंट तकरीबन सारी जमातें हैं, लेकिन पीएस पार्टी या फजल रहमान या जो मैं तहरीक इंसाफ से हट के मैं बात कर रहा हूँ, जो बाकी पार्टियाँ उनकी सियासत की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी चीज़ें कोई इस तरह की हैं कि वो इसके अंदर जो है उनका एक निज़ाम चल रहा है उसका, कि सिंध के अंदर उनके ख़ास नौइयत की उनकी सियासत है, मौलाना की एक मजहबी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम नून की जो सियासत है वो बिल्कुल ही एक से एक जिसको कहना चाहिए कि लैक लेस्टर हो गई या बेरंग बेबू बेजायका हो गई है। क्योंकि इस वक्त जो मुकाबला जो है वो इमरान खान साहब का और एस्टेब्लिशमेंट का है। ये ऐसे ही है जैसे 2018 में इमरान खान साहब बावजूद है कि इलेक्शन जीत गए थे और वज़ीर आज़म बन गए थे, लेकिन आपने देखा कि जो अपनी छोड़ी सीटें थी वो भी हार रहे थे, और उनकी वो खुद अपने मुंह से कहते थे कि मैं बिल्कुल मेरी मकबूलियत जो है वो ज़मीन बोस हुई है, क्योंकि वो इररिलेवेंट थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब मुकाबला भाजपा जो थे वो उनकी एक रेलेवेंस थी, तो वो तो एक अलहदा बात है। लेकिन मैं एक और तरीके से कहता हूँ कि देखें सियासत में इमरान खान साहब के पास एक चीज़ है सियासत, जो सियासत और इक़्तिदार में फ़र्क रखें। इक़्तिदार एक बाई प्रोडक्ट है, जो आप फरमा रहे हैं कि इक़्तिदार चाहिए ना भी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब को कम अज़ कम जो अपोजिशन की सियासत है जिसमें उनके बेशुमार लोग हैं उनको एक इंजॉय करने का या उनके साथ एक जो है एक इंटरेक्शन करने का जो एक मौका है वो शायद जेल में उस तरह ना मिले, और फिर जेल में रहने से उनकी सियासत इस तरह ख़त्म नहीं होगी।
वो आज भी उससे रेलेवेंट है। देखो जेल में रहने के बाद उनकी मकबूलियत जो है वो जब जेल जाने 5 अगस्त 2023 में जेल में गए उससे ज्यादा है। लेकिन क्राइसिस ये है कि इस जेल को वो आगे चला के वो ये समझते हैं कि ये जेल अगर चलती रही तो मैं इरेलेवेंट हो जाऊंगा कि पार्टी के अंदर पार्टी उस तरह है नहीं, पार्टी उसकी जितनी की जितनी है उस स्टाइल के साथ कंप्रोमाइज्ड है। उनको ही पता है कि जितने बंदे उन्होंने इलेक्ट करवाए आधे से ज्यादा उन्हीं वही लोग हुए हैं जो कि वहां से उनको एक एंडोर्समेंट मिली हुई है। तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसके लिए जो चाहिए सियासी कैपेसिटी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के करीब से भटकी है, लेकिन एक बात मैं बता दूं और वो मेरा ख्याल है कि ये राना साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, तो उनके लिए वैसे तवज्जो दिलाऊंगा, इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक बड़ा सानिया इमरान साहब का कि इमरान खान साहब ने 25 अप्रैल 1996 में पार्टी बनाई है, आज जनवरी 2025 हो गए हैं, यानी कि 29वां साल होने को है। एक सियासी फैसला बता दे इमरान खान साहब का, एक सियासी फैसला जो एक भी, मैंने ये ओपन है पूरे पाकिस्तान के लिए, आपका जहां जहां जा रहा हूं मैं कई दफा दर्जनों दफा कह रहा हूं कि मुझे बता दें जिसमें इमरान खान साहब को खुद ना अफसोस हुआ हो कि यार ये फैसला मैंने नहीं करना चाहिए था, गलत था, या उसका कभी उस फायदा हुआ हो। जब आपकी सियासी कमाई इतनी है, कैपेसिटी इतनी है, और तो उस पॉपुलैरिटी को मुझे डर ही है कि इमरान खान साहब उसको देख के दूर से तरसेगा जरूर, लेकिन उसका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा कि उस पॉपुलैरिटी को वो उसमें कन्वर्ट नहीं कर सका कि जो उसके वोट तक लेके जाए। वोट वही होंगे जो 2018 में और 2024 में, जो ना इमरान खान ने वो इलेक्शन कराए थे, ना नवाज शरीफ ने ये 2024 इलेक्शन कराए थे। जिन्होंने करवाए थे रिजल्ट्स यही आते रहेंगे, क्योंकि अब सिस्टम जो है बड़ा हाइब्रिड हो चुका है और सियासतदानों की दस्तक से बहुत दूर चला गया है। ठीक है, नहीं सर, मैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लूँ, उसके बाद हमें बात करूँगा बड़ी मुख्तसर सी, ये जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलती हैं, क्या हुकूमत इसका वाकई बंदोबस्त कर लिया है और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में क्यों नहीं लिया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुशामदीद। इसार राना साहब पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। हुकूमत ने बड़ी जल्दी का मुजाहरा किया, साफ़ी तंजीमों को एतमाद में नहीं लिया, साफ़ी तंजीमों ने एहतजाज, मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी किया है। क्या आपको लगता है फेक न्यूज़ को जो है वो रोकने का यही तरीकाकार अपनाना चाहिए था? मलिक साहब, मुझे तो हंसी आ रही है। वज़ीर इत्तलात साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो फरमा रहे थे कि ये प्रोफेशनल साफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं आया, और उस जिस टाइम वो कह रहे थे उस टाइम तमाम प्रोफेशनल साफ़ी जो थे वो पार्लियामेंट पे मुजाहरा कर रहे थे, वो पूरे पाकिस्तान में हो रहा था। तो मैं ऐसे अनजान वज़ीर इत्तलात के ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि देखें, जब आप ट्रेडिशनल मीडिया का गला घोंट देंगे, उसे पाबंद करेंगे। हफीजुल नाई साहब, इसार राना साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। आखिर में चलते चलते हुकूमत के लिए भी एक तजवीज़ है कि तमाम उन तंजीमों को, तमाम सहाफ़ती इदारों को अगर एतमाद में लेके इस किस्म के फ़ैसले किए जाएँ तो कोई भी किसी झूठी खबर या फेक न्यूज़ फैलाने के हक में नहीं है। लेकिन जल्दी जल्दी ऐसे कवानीन में तरमीम करने की बजाय अगर आराम से सोच के समझदारी से इन चीज़ों को उन पर अमल दरामद किया जाए तो शायद उससे बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। और फिर ऐसे आर्डिनेंस साफ़त का गला दबाने की बजाय उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए होने चाहिए जो वाकई फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, फ़ेक न्यूज़ का कारोबार करते हैं और फेक न्यूज़ के नतीजे में मुल्की इदारों को और मुल्क की सालमियत को और मुल्क की सोसाइटी को नुकसान पहुँचाते हैं। उनके रास्ता रोकने के हवाले से शायद कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर सबको एतमाद में लेके शफाफियत के साथ और अगर नेक नीति के साथ की जाएँ तो उसी में हम सब की भलाई हो सकती है। ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।